हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन होता है। अच्छा, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जी जब हम निगेशन करते हैं, निगेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को हमने मनफी बनाना होता है। ये अगर उर्दू में बात करें तो वैसे तो मैं उर्दू में इंग्लिश कराता नहीं हूँ। सो फिर भी जब मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि दे पे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको देखे यूज होता नजर नहीं आ रहा। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अच्छा, इवनिंग में वो फुटबॉल खेलते हैं। अब उनकी खेलने की रूटीन जो है वो ये डेली की है, अभी नहीं खेल रहे, अलबत्ता उनकी रूटीन डेली है, तो रूटीन को हम बयान कर रहे हैं। सो जब रूटीन को बयान कर रहे हैं, टाइम डिफाइंड नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। लेकिन जब आप ये देखते हैं दे नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, इन द इवनिंग, तो अब ये अगर मिसाल के तौर पे इस पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते तो फिर ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, अगर डू इस्तेमाल नहीं करते तो ये जो डू और डज का कंसेप्ट है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों इस्तेमाल होता है, बेसिकली वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो जब ये अगर उसी कंसेप्ट के थ्रू हम चले कि भाई हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे तो सिंपल यही बनेगा ना, दे नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त फिर ये होगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। सो ये जो डू है ये क्यों आया है? हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब समझ रहे होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आवाज आ रही है आपको? डियर स्टूडेंट्स, अगर आवाज आ रही है तो अब मुझे बताया करें। अच्छा जी, समझ भी आ रही होगी। सो उसके बाद ये जो डू है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा सेंटेंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जो एडवर्ब है वो कभी भी वर्ब के बगैर नहीं आ सकता सेंटेंस। एडवर्ब को वर्ब चाहिए हमेशा सेंटेंस में। मिसाल के तौर पे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो अब देखें, ये जो है प्ले क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब को, ये जो एडवर्ब आया ये वाला इन द इवनिंग, ये हम एडवर्ब्स की अगर टाइप पढ़ेंगे तो ये एडवर्बियल ऑफ टाइम है, ठीक है। सो अब ये एडवर्ब जो है इस प्ले का ये एडवर्ब है। तो अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं, ये हमारा नॉट, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है ना। तो मैंने आपसे कहा कि एडवर्ब अकेला तो आ सकता ही नहीं है, इससे पहले वर्ब आना चाहिए। सो इससे पहले फिर हम क्या करते हैं, डू लगा देते हैं वर्ब, ठीक है। और इस डू का निगेशन के लिए हम इस्तेमाल कर, जो इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डू का फंक्शन जस्ट यही है, इस एडवर्ब को की जो है वो जो नीड है उसको फिलफुल करने के लिए आ रहा है। अगर वो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डज आ जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो डू आ जाएगा। सो डू यहाँ पे एज अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। और एज अ वर्ब के तौर पे इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, ये नॉट एडवर्ब है। जो एडवर्ब ऑफ निगोशिएशन है उसको बेसिकली ये डिफाइन करने के लिए आ रहा होता है। इसमें ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसका लगा समझ आपको कि ये जो डू है ये एज अ वर्ब के तौर पे यहाँ पे आया है ताकि वो एडवर्ब को की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, ना कि ये यहाँ पे एज हेल्पिंग वर्ब है जब हम निगेशन बनाते हैं। उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है जी, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन और आई हैव नो इंफॉर्मेशन। तो ये मतलब सिंपल, इसमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नो है ये वाला और नॉट में क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस, बाकी ये जो और नो है ये वीक इंटरजेक्शन, ये तो समथिंग एल्स है, लेकिन मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था किसके वाले से, लेकिन किसी ने पूछना हो तो मुझसे इस यहाँ पर पूछ सकता है। जो मेन यहाँ पे पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि नॉट जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नॉट जो है ये कम्स फॉर वर्ब, ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे नॉट आएगा उसके बाद वर्ब जरूर आएगा, मतलब नॉट जो है वो कम्स फॉर वर्ब, ये वर्ब के लिए आएगा। और जो नो है ये कम फॉर नाउन्स। अगर बैकग्राउंड वाले जो जो हमारी प्रीवियस स्लाइड है उस पर देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि नॉट कम्स फॉर वर्ब, ठीक है। आप देखें, आई, ये इस सेंटेंस में देख लें, अगर चलो आप ऊपर ना चाहें
इस सेंटेंस में देख लें कि ये नॉट है कम्स फॉर वर्ब और ये कम्स फॉर नाउन। इंफॉर्मेशन जो नाउन है, इंफॉर्मेशन जो है ये नाउन है, उसके लिए नो है, और ये जो नॉट है ये हमारा एडवर्ब है, कम्स फॉर वर्ब। ठीक है, सो नो और नॉट में डिफरेंस यही है कि नो कम्स फॉर नाउन और जो नॉट है कम्स फॉर वर्ब। ओके, लगे पता इस चीज का कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है बेसिकली ये मनफी ही है, निगेशन ही करते हैं किसी चीज की, लेकिन नो कम्स फॉर नाउन और जो नॉट है कम्स फॉर वर्ब। सो कीप इन योर माइंड, आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है। सो नॉट का नॉट फॉर एडवर्ब नहीं आएगा, नॉट फॉर, नॉट कम्स फॉर है, नॉट इटसेल्फ एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसके लिए आता है? वर्ब के लिए आता है, तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सो उसके बाद हम देखते हैं जी, ये हो गया आपको। अब ये नॉट कम्स फॉर वर्ब। उसके बाद देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये थोड़ा सा अब थोड़ी थोड़ी हमारी बेस बनती जा रही है टेंस की। सो जितने भी रिपीटेड एक्शंस होते हैं उनको जो है वो हम कह लें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। रिपीटेड एक्शन से मुराद क्या है? कि एन एक्शन विच टेक प्लेस रिपीटेडली एट अ सर्टेन टाइम। उसका कोई टाइम होता होगा, माजी का होता होगा, फ्यूचर का होता होगा, अभी है। सो बट जो है वो नॉट टेक, तो बट नॉट, सॉरी, जो रिपीटेड एक्शन क्या होते हैं कि वो एक सर्टेन टाइम पे रिपीट हो रहे होते हैं, बट नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ। जैसा कि यूनिवर्सल फैक्ट्स जितने भी हैं, सूरज मशरक से तुलू होता है, मगरब में गुरूब होता है। सो अब ये मैडम आशा ताहिर क्या करना चाह रही हैं? कुछ करना चाह रही हैं तो कर लें व्हाइट बोर्ड पे, मैं स्क्रीन पे मैं नहीं करता कुछ। उसके बाद हैबिट्स, जितनी भी हैबिट है, आदतें हैं, वो हमारी रिपीटेड एक्शंस हैं। हॉबी है, ये हमारे रिपीटेड एक्शन है। और इसके अलावा रूटीन है और फीलिंग है, और ये सारे के सारे हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास स्लाइड्स जो है ये वाले। सन राइजेस इन द ईस्ट, आई स्पीक द ट्रुथ, शी प्लांट अ ट्री इन द गार्डन, दे प्ले फुटबॉल, शी गोज टू स्कूल डेली, आई लव पाकिस्तान। इसमें यूनिवर्सल फैक्ट है, और आई स्पीक ट्रुथ ये मेरा जो है वो हॉबी है। शी प्लांट अ ट्री इन द गार्डन। सो ये सारी की सारी जो हॉबीज और इसके अलावा हैबिट, सारी की सारी जो मतलब यूनिवर्सल फैक्ट से लेकर फीलिंग तक है। आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा। समहाउ मैं पैट्रियोट हूँ, लेकिन हर वक्त तो मैं झंडा उठा के नहीं फिर रहा ना। तो इस ये भी फीलिंग्स भी जो है वो हमारी कह लें कि रिपीटेड एक्शंस में काउंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्शंस क्या होते हैं कि जो इतने क्विकली हो रहे होते हैं, ये मतलब एक के बाद एक हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप देख रहे हैं कि चले हम क्रिकेट कमेंट्री की बात करते हैं, तो एक्शन टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर सो क्विकली रिपीटली डेटा स्पेसिफिक और डिफाइंड टेंस जो है फॉर ईच एक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब एकदम इतने एक्शंस हो जाते हैं या हो रहे होते हैं। सो अब आपको उनको उन एक्शंस को टेंस में डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेंस नहीं मिल रहा होता कि आप किस एक्शन को पास्ट में रखें, किसको प्रेजेंट में रखें, किसको जो है वो आप कंटिन्यूस में रखें। सो फिर वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक जो है वो हमारे लिए बन जाता है, इशू बन जाता है। सो हम उस इशू से बचने के लिए उसको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख देते हैं। मिसाल के तौर पे कमेंट्री होती है, आप मैच देखते हैं, तो जो कमेंटेटर होता है वो किस तरह से कमेंट्री कर रहा होता है, अगर उर्दू में बात की जाए तो बॉलर ने गेंद भागा और गेंद कराई, अंपायर अंपायर को क्रॉस
किया, गेंद कराई इस्तेमाल करते हुए, जो है वो बैट से हिट किया, और जो बॉलर का दौड़ने से लेकर उस गेंद का हवा में जाना, कितने एक्शन हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब गेंद हवा में है और नीचे फील्डर है, फील्डर ने कैच कर दिया और अंपायर ने आउट दे दिया। So, अब जो कमेंटेटर है वो वैसे पागल हो जाएगा कि भाई मैं बॉलर के दौड़ने के वाले जो एक्शन को उसको पास में रखूं, प्रेजेंट में रखूं। तो वो इस चीज से कंफ्यूज होने, मतलब डेफिनेटली वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट बन जाना था अगर हम उसको हर एक एक्शन को टेंस के लिहाज से रखते। तो इसलिए फिर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। अब कभी भी अब कमेंट्री सुनिएगा टीवी पे, तो वो कभी भी फ्यूचर या इसके अलावा वो पास्ट में नहीं कर रहा होता। वो कमेंट्री जो होती है, जो कमेंटेटर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहा होता है। ठीक है, लगे समझ इस पॉइंट की इंटरटेनिस एक्शंस कौन से होते हैं। और नेक्स्ट है करंट इंफॉर्मेशन। जितनी भी करंट इंफॉर्मेशन है, अब हेडलाइंस आप सुनते हैं मिसाल के तौर पे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। लाइक पीएम एड्रेसेस द नेशन। अब वजीर आजम इमरान खान साहब का कह लें या आपका कोई भी, अगर आप न्यूज हेडलाइन सुनते हैं, हेडलाइंस में क्या चल रहा होता है कि पीएम एड्रेसेस द नेशन। वो उसने एड्रेस तो किया था 3 बजे, लेकिन हेडलाइंस अभी आ रही हैं। ठीक है, सो उसके बाद अगर आप फर्दर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस पर लिखा होता है ही सेज करप्शन इज आवर बिगेस्ट इशू। तो उसके अलावा जो अनाउंसमेंट होती है वो भी करंट इंफॉर्मेशन भी होती है। मिसाल के तौर पे आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो स्पीकर पे ऐलान होता है कि अटेंशन प्लीज पीके 203 अराइव्स एट 9 PM। तो अब ये आएगी। सो ये जो अनाउंसमेंट और हेडलाइंस है, ये बेसिकली करंट इंफॉर्मेशन है। और करंट इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि मैं आई एम स्टूडेंट। अब ये एक मजेदार है, कम्प्लीमेंट इसमें इस्तेमाल होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो अगर आप बात करें कि आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये जो ये वाला है, स्टूडेंट है, ये कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट इस वर्ब के लिए आ रहा है। ठीक है, ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो एम है यहाँ पे, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर तो अ, हमें मैंने जब आपको लेक्चर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको कहा था कि जो मेन वर्ब है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो विदाउट मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो इसमें फिर क्या है कि ये मेन वर्ब है, स्टूडेंट जो है वो कम्प्लीमेंट है, ही इज अ बुक सेलर। सो ये इज जो है यहाँ पे मेन जो है वो हमारा वर्ब है, और आर जो है ये हमारा मेन वर्ब है, और माय फ्रेंड, बुक सेलर, ये सारे के सारे कम्प्लीमेंट है। सो ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ तक लगी समझ आपको? बेसिक्स है, टिपिकल्स है। पहला तो इतना, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अपने कान, नाक, गुर्दे, हर चीज जो है वो तवज्जो रख देनी है इस तरफ, ताकि आप ये पॉइंट जो है वो समझ सके। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस निकाल के दिखाऊंगा कि फिर आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि वाकई ही पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए पास्ट ऑलवेज डेफिनेट मतलब क्या होता है इसमें कि जो एक वाक्य पास्ट में होता है उसका टाइम तो होता ही है कोई ना कोई। अब कोई भी टाइम उसका लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो डेफिनेट होता है। लेकिन अब ये इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, आप इस पे इसके नाम पे ना जाएं, क्योंकि ग्रामेरियन जो है वो रिसर्च करते रहे हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन कुछ और है, इसका नाम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट कुछ और है। तो नाम पे ना जाइएगा, पास्ट ऑलवेज डेफिनेट होता है, ऊपर उन्होंने इंडेफिनेट लिखा होता है। सो इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म वो चार्ट निकाल के देखें, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। अगर मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब कराया था, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, चलते हैं, ये देखें, हमने जब ये डिस्कस किया था। सो अब वो, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब सेकंड
फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है उसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, ये इसको आप रख ले। सो ये चीज वहां पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आपको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो सिचुएशन कौन सी है, और इसके अलावा उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं सेकंड फॉर्म के साथ। तो अब जो हमारा ये वाला है इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर इस्तेमाल इसलिए नहीं होता, एक तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बारहा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं टाइम को शो करने के लिए। ठीक है, सो अब जो हेल्प ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इटसेल्फ एक तो ये सिचुएशन को शो कर रही होती है कि पास्ट है, सिचुएशन पास्ट है, और दूसरा इट्स शो टाइम। जब टाइम भी हमारा शो हो रहा है और सिचुएशन भी शो हो रही है, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने की सच नीड ही नहीं है। अगर तो ये यहाँ पे हमें ये टाइम सेकंड फॉर्म वर्ब ना करके फिर हमें डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ना था। तो इटसेल्फ ये जो है वो शो करती है कि ये काम कर रही है, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करना। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस की जो क्या आइडेंटिफिकेशन अब करते हैं किसी भी सेंटेंस में, बिल्कुल सादा सी है। आप देख सकते हैं कि वहां पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल नहीं होगा और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई होगी। सो ये हमारी डेफिनेशन थी पास्ट इंडेफिनिट की या फिर सिंपल पास्ट टेंस की। तो अब हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफली जो है वो डेफिनेशन पे जाते हैं कि अब आपको टाइमलाइन के थ्रू मैं समझाऊंगा। अच्छा जी, अब वो चलें पहले आपको ये टाइमलाइन समझाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन समझाता हूँ। ये प्रेजेंट है जी, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, हमारी आंख प्रेजेंट है और टाइमलाइन हमेशा जो है वो टूवर्ड फ्यूचर होती है, तो ये फ्यूचर की तरफ जा रही है और ये सारा आप कह लें कि हमारा पास्ट था। सो अब प्रेजेंट है यहाँ पे। अब एक एक्शन, सिंपल एक्शन, वो चाहे यहाँ पे हुआ हो, इस जगह पे हुआ हो, मतलब बिल्कुल नियर द प्रेजेंट हो, या फिर बहुत दूर हुआ हो फ्यूचर मतलब प्रेजेंट से, कि ये आप इसको समझ लें कि ये कोई 1 साल का है, ये 2 साल का कोई वाक्य है, और यही कोई 300 1000 करोड़ साल का लें। लेकिन क्या हो कि ओनली सिंपली द पास वो होता है कि एन एक्शन, सिर्फ एक एक्शन बिफोर प्रेजेंट, मतलब बात करने का ये है कि माजी में कोई एक एक्शन हुआ हो, ज्यादा एक्शन नहीं हुए हो, कोई एक एक्शन हुआ हो, वो एक्शन बिफोर द प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंपली द पास्ट। ठीक है, या जिसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो डजेंट मैटर कि एन एक्शन इज जो एक्शन हुआ हो वो 1 घंटे पहले का हुआ हो, 1 मिनट पहले हुआ हो, या फिर 1 साल पहले हुआ हो, या फिर 1 करोड़ साल पहले का हुआ हो। शर्त सिर्फ ये है कि ये वाली, सॉरी इसको क्या हो गया है, ये मेरी जो हाइलाइटर्स है ये बड़ी बदतमीज हो गई है। अच्छा, शर्त क्या है कि ओनली वन एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, अब मिसाल है आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे। तो अब इसमें देखेंगे आई मेट ये एक एक्शन हुआ, कब हुआ, यस्टरडे। इसमें आपको कोई और दूसरा एक्शन नजर नहीं आ रहा होगा। ये तो एक दिन की मिसाल थी कि जो एक्शन हुआ वो एक एक दिन पहले का हुआ है यहाँ पे। सो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, और पीछे चलते हैं, उसकी मिसाल लेते हैं हम। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि अब ये देखिए, अब इसमें देखें इस सेंटेंस में द मुस्लिम माइग्रेटेड टू मदीना इन 622 एडी। तो अब देखिए इसमें इतनी 1400 साल पहले की बात की हुई है। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि इसमें एक्शन एक हुआ हुआ है, और एक्शन क्या हुआ है, माइग्रेटेड हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा एक्शन नहीं हुआ हुआ। अब नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, द डायनासोर लिव्ड ऑन द अर्थ 8 मिलियन ईयर अगो। अब ये यहाँ पे डायनासोर रहते थे। तो आपको ऐसे जितने भी जो है वो सेंटेंस मिले, या फिर आप खुद उस एक्शंस को बताना चाह रहे हो जो
प्रेजेंट से पहले हो चुके हो, हो चुका हो चुके नहीं हो, एक एक्शन हुआ हो, ठीक है, सो वो होता है सिंपली द पास्ट। दोबारा मैं आपको टाइमलाइन से समझाता हूँ, अगर आपको ये बात समझ लग गई तो फिर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की भी समझ लग जानी है। देखिएगा, अपने कान और अपनी आंखें दोनों इधर में फोटो कीजिएगा। मैंने कहा है कि ओनली वन एक्शन, ये सारा का सारा जो यहाँ इससे पहले पहले कोई भी एक एक्शन हुआ हो, मतलब अगर 7 बजकर क्या हुआ है, 31 मिनट हुआ है, 7 बजकर 31 मिनट से पहले, चाहे वो करोड़ साल पहले का एक एक्शन हो, 6 बजे का एक्शन हो, 7 बजे का एक्शन हो, 8 बजे का एक्शन हो, मतलब सुबह 8 बजे का, डजंट मैटर, हमें फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो एक एक जो है वो एक्शन होना चाहिए। तो अब आप लोग ने यकीनन कुछ इस तरह से पढ़ा होगा कि थी, था, इस तरह से कुछ जो है वो अ, आप पास, सिंपल पास की डेफिनेशन की होगी। तो ये अब आज के बाद आपने कभी भी, अगर 6 लोग सुन रहे हैं, तो कभी भी आपने जो है वो टेंस उर्दू में नहीं करनी। उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप मुझे बताइएगा, मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ। मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, और दूसरा सेंटेंस उर्दू में बोलता हूँ, मैंने खाना खा लिया था। अब मुझे बताएं कि इनमें कौन सा आप टेंस इस्तेमाल करेंगे, दोनों दोनों सेंटेंस में। मैंने खाना खा लिया था और मैंने खाना खा लिया, बताएं। अरे अब कौन सा टेंस इसमें आप यूज करेंगे? इसमें आप थोड़ा सा पास इंडेफिनिट, डेफिनेटली, क्योंकि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि उर्दू में था है या खाना खा लिया है, इससे नहीं फर्क पड़ रहा। हमें फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि अभी हमने इस सेंटेंस में देखा कि 7 बजकर 33 मिनट से पहले मैंने खाना खाया, ये एक जो है वो एक्शन है। तो जब हमें माजी में एक एक्शन मिलता है देखने को, तो वो जो है पास इंडेफिनिट में होता है। ये उर्दू से टेंस कभी भी नहीं किए जा सकते। ये कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको कि अब मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे था, थी वगैरह का कंसेप्ट लेके चलते, तो फिर तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि अच्छा, अब लिया है और खा लिया था, तो पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ हो जाती। तो ये वो बड़ा, कह ले कि हाँ, समझाने के लिए आप उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आप जो है वो इंग्लिश में दें, ताकि आप लोगों को सिचुएशन और ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी स्ट्रांग बने। तो इसलिए कभी भी उर्दू में आप मत कीजिएगा। तो अब देखिए, खाना खा लिया था, इसमें भी एक एक्शन है, और खाना खा लिया, इसमें भी एक एक्शन है। तो मैंने आपको यही बताया, एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट। सो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पास इंडेफिनिट के लिए क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हमें शो करता है कि ये भाई हमारा माजी का टेंस जो है वो बात कर रहा है, और माजी जो सिंपल पास्ट है। अच्छा, यहाँ तक लगे समझ आप लोगों को? बताएं, सारे बताया करें, एटलीस्ट सारे जवाब दिया करें जब मैं आपसे पूछा करूँ। ओके, यहाँ तक किसी को अगर इस पॉइंट की समझने लगे तो मुझे दोबारा पूछ सकता है, क्योंकि इसी इसी टेंस से अभी हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को निकालने लगे हैं। और अभी अगर खत्म हो जाए मीटिंग, तो मैं दोबारा इसी लिंक, जो लिंक है, आप इसी को ज्वाइन कीजिएगा, जो क्लास हमने लेनी है। सो ये, अब मुझे सारे बताएं काइंडली, किसी एक का जो है वो मुझे मैसेज आ रहा है, 6 लोग हैं, जितने भी हैं मुझे बताएं कि अगर आपको, आप फुली इस कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, फिर हम आगे चलते हैं। सो ये था हमारा सिंपल पास्ट, जिसमें ओनली वन एक्शन हो बिफोर प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा जी, ये तो बात की हमने यहाँ पे, ये मैंने आपको मिसालें भी दी हैं। अब हम चलते हैं अपने अच्छा, उस पे पहले तो मैं बात कर रहा था कि जी, जब माजी में एक एक्शन हुआ हो, तो वो तो बड़ा सादा सा माजी बन जाता है, ठीक है। या उसके बाद ऐसा हो कि माजी में दो एक्शन हुए हों, तो फिर ये आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पे।
ये हमारा ये जो ब्लू वाला साइन है ये हमारा पहला एक एक्शन था, ठीक है। ये बिफोर द प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट। हमने सिंपल पास्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि बिफोर एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। लेकिन अगर इससे पहले भी कोई एक्शन हुआ है, दो एक्शन है जो इस पास्ट से पहले को हुआ है, ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इस ये जो ब्लू वाला है इसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट, और इस सिंपल पास्ट का ये पास्ट बन जाएगा, ठीक है। इस सिंपल पास्ट का पास्ट बन जाएगा, मतलब जो सिंपल पास्ट है, अदर इज द पास्ट ऑफ एन अदर पास्ट। ये जो है ना, ये ब्लू वाला ये इसका पास्ट है, सिंपल पास्ट का है, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि सिंपल पास्ट ही से पास्ट परफेक्ट बनता है। इसके मैं आपको मिसाल दूंगा तो आपको समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर में आपको बताता हूँ कि एक एक्शन सिंपल यहाँ पे बिफोर द प्रेजेंट था, तो एक एक्शन उससे पहले था। अगर अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ, पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आएगा। वो क्यों, अगर ये दो एक्शन है, ये सिंपल पास्ट है और ये जो है ये वाला ये इसका पास्ट है। अगर हम इसको ये ब्लू को यहाँ से रेज कर दें तो फिर आप बताएं ये पास्ट परफेक्ट फिर रहेगा या फिर सिंपल पास्ट रहेगा, बताएं। अरे आप दोबारा सुनिएगा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आ सकता, वो अपने साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही लेगा। ये ब्लू वाला मैंने आपको कहा था कि ये हमारा सिंपल पास्ट है, और ये जो रेड है ये इसका पास्ट है। दो एक्शन है, ये इसका पास्ट है और ये जो ब्लू है ये प्रेजेंट का पास्ट है। तो पास्ट ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। सो कभी भी, हाँ जी, सो इसलिए कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट के बगैर नहीं आ सकता। अब हम चलते हैं, आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा इसका जब हम एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको कि इसकी स्ट्रक्चर जो है, अगर आप जाए टेबल पे तो आपको मिल जाएगी कि सब्जेक्ट हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, नाम से ही जो है अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि व्हेन आई रीच देयर, माजी है कि जब मैं वहां पे पहुंचा था, तो दे हैड डाइंड, वो खाना खा चुके थे। अब दो आ गए एक्शन कि मेरा वहां पे पहुंचना एक एक्शन है, ठीक है, और उनका खाना खा चुका, जो वो खा चुके थे, ये दूसरा एक्शन है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल पास्ट कौन सा है और इसके अलावा जो पास्ट परफेक्ट है वो कौन सा है। अब देखिए, व्हेन आई रीच देयर, मैं वहां पे पहुंचा, तो दे हैड डाइंड। अब मेरा पहुंचना वहां वहां पे पहले था या उनका खाना खाना पहले था, बताएं। दे हैड डाइंड का मतलब है कि वो खाना खा चुके थे जब मैं वहां पे पहुंचा, मतलब मैं लेट पहुंचा, ठीक है, मैं लेट पहुंचा। सो जो फर्स्ट जो होगा, मतलब जो आ, माजी का माजी होगा वो होगा हैड डाइंड। उसकी स्ट्रक्चर क्या है, हैड उसके साथ प्लस पर फॉर्म आ जाएगी। तो ये जो है व्हेन आई रीच देयर, चले हम मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये हम सारा रेज कर देंगे वाला, ठीक है। मैं ये रेज कर देता हूँ। जब मैं ये रेज करता हूँ तो आप देखिए कि व्हेन आई रीच देयर, ये सिंपल पास बन गया, ठीक है। तो सिंपल जब पास बनेगा तो दे हैड डाइड, ये इसका ये पास्ट बन जाएगा। सो ये दूसरा आपको सेंटेंस में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब भी सेकंड फॉर्म इटसेल्फ इस्तेमाल हो रही है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो हमारा सिंपल पास्ट है। और हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये दो तरह से लिखा जा सकता है। देखिए, व्हेन आई रीच देयर, उसके बाद मैंने एक कोमा लगा दिया और दे हैड डाइंड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दे हैड डाइंड, और जब आप इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पे ये आप इसको अगर लिखना चाहेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कोमे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप कोमा नहीं लगाना पड़ेगा तो आपको फिर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। सो व्हेन आई इंटर्ड, एक और सेंटेंस है
व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, अब मुझे आपने बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा पास्ट परफेक्ट होगा और कौन सा सिंपल पास्ट होगा। व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम द लेक्चर हैड फिनिश्ड। अब ये चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और ये लिख देता हूँ 2। सो हरी आप मुझे बताएं कि 1 और 2 में कौन सा पास्ट परफेक्ट है और कौन सा सिंपल पास्ट है। हरी आप। ओके, कोई और बताए। गुड। सो ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई काम मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपके जाने से पहले वहां पे वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो उसका माजी होगा। ठीक है। सो मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे गए थे, वहां पे चावल तकसीम हो रहे थे, आप जाते हैं पहले ही चावल तकसीम हो जाते हैं, फिर आप आगे मुझे बताते हैं कि सर मैं वहां पे गई तो मेरे जाने से पहले वहां पे चावल जो है वो तकसीम हो चुके थे। तो आपका जाना वहां पे सिंपल पास्ट है और चावल तकसीम हो जाना वहां पे वो आप पास्ट है। सो हमेशा पास्ट परफेक्ट जो है कभी भी ये लेक्चर हैड फर्निश्ड